हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 76 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 77 है। इसमें हम देखेंगे आपके द्वारा जो टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न भेजा गया उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर इसको बताएंगे कि कैसे लिखना चाहिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को अपने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। अर्थात हम आपको चार्टिस्ट आंदोलन के बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे फीचर्स बता देंगे, जैसा कि हमने अपने मेटरनिक के प्रश्न में आपको बताया था। इससे क्या होगा कि कभी भी इन फ्यूचर आप अगर चार्टिस्ट आंदोलन पे कुछ लिख रहे होंगे या किसी पर्सन के साथ ग्रुप स्टडी या डिबेट और डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होगा। क्लियर? और आप काफ़ी सहज रूप से चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में अपने उस ग्रुप के हर एक पर्सन को समझा पाएंगे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको काफ़ी ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको फिर किसी भी पुस्तक में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर? जैसा कि आपने मेटरनिक के बारे में देखा था। चलिए पहले हम आपका प्रश्न पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन की जड़ें आंशिक रूप से राजनीतिक एवं आंशिक रूप से आर्थिक थीं। 10 नंबर का था, 2017 में पूछा गया। ब्रिटेन के श्रमिक वर्ग के लोगों ने लॉबेट के द्वारा तैयार किए गए एक मांग पत्र की पूर्ति को लेकर संघर्ष आरंभ किया। इनकी मांगें निम्नलिखित थीं: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कोई आर्थिक अहर्ता नहीं, गुप्त मतदान प्रणाली, चुने हुए प्रतिनिधियों का मासिक वेतन, समान निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिवर्ष चुनाव। लेकिन 1839, 1842 एंड 1848 ईस्वी में तीनों बार संसद ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यदि इनके मांग के पीछे के उद्देश्य को देखें तो श्रमिक वर्ग राजनीतिक अधिकार के रास्ते अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे। तात्पर्य यह कि श्रमिक वर्ग में मजदूरों व शिल्पकारों का वर्ग था जो पूंजीवादी शोषण का शिकार हो रहा था। ऐसे में श्रमिक वर्ग ने संसद में अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह मांग पत्र तैयार किया। प्रथम दृष्टता असफल होने वाला यह आंदोलन कालांतर में पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध उपजे संघर्ष को सिर्फ आर्थिक मुद्दे पर केंद्रीकृत न कर राजनीतिक माध्यम से आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मुड़ने की दिशा में पहला पड़ाव था। क्लियर? आपने लिखा तो है बट इसको आपने अरेंज नहीं किया। अरेंज का क्या मतलब होता है? अरेंज का मतलब ये होता है कि आपसे जैसे प्रश्न पूछा है ना कि ग्रेट ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन की जड़ें आंशिक रूप से सामाजिक एवं आंशिक रूप से आर्थिक थी। क्लियर? काफ़ी सरल प्रश्न था। आपको क्या करना चाहिए था, पहले W5H1 थ्योरी के तहत चार्टिस्ट आंदोलन का एक सामान्य परिचय दे देते लगभग 3 से 4 लाइनों में, फिर इनकी मांगों को बता देते, और जब आप इनकी 6 मांगों को डिस्कस कर रहे होते हो तो आप ये बता दो कि इसमें 2 मांगे ऐसी थीं कौन कौन सी, वयस्क मताधिकार की, और दूसरी कौन सी मांग थी जो संपत्ति का अधिकार लगाया गया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पर्सन जाएगा उसके पास इतनी जायदाद होनी चाहिए। तो ये 2 मांगे कहीं ना कहीं सामाजिक समता पे आधारित थी। और फिर आप लिख दो इसकी विवेचना करते हुए कि हालांकि इन्होंने कई बार संसद के समक्ष अपने प्रस्ताव पास किए, लेकिन उन संसदीय प्रस्तावों में अंतिम समय में इसमें जाली हस्ताक्षरों की मौजूदगी के कारण इनके आंदोलन का दमनात्मक कर दिया गया और ये संसद के समक्ष स्वयं हास्य के पात्र बन गए, जिस कारण ये आंदोलन अधिक समय तक जीवित ना रह सका। फलतः इसका महत्व आगे चलकर हम देखते हैं जब ब्रिटेन ने कई सारे कानूनों के माध्यम से 1867, 1892 और 1919 में कई प्रकार एक्ट के माध्यम से इनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया। क्लियर? तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए, ये तो हमने बता दिया इस प्रश्न का आंसर। अब हम इसी प्रश्न के साथ साथ अन्य भी जो प्रश्न होंगे जिनको हमें अपने इस टॉपिक में कवर करना है, तो वो कौन से हैं? तो आप देखेंगे कि एक प्रश्न और पूछा जाता है, कौन सा, कि चार्टिस्ट आंदोलन जो था, अर्थात जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो न केवल राजनीतिक सुधारों के लिए जाना जाता है बल्कि उसमें सामाजिक क्रांति के भी बीज निहित थे। उसका विश्लेषण करें, एक तो ये पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि चार्टिस्ट आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। चौथा प्रश्न ये पूछा जाता है कि चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व क्या रहा।
क्लियर। पांचवा आपसे ये पूछा जा सकता है कि उनकी उस समय आंदोलन की विफलता हो जाने के बावजूद भी आगे चलकर उनकी मांगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण कर दिया गया, विवेचना कीजिए। क्लियर। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कैसे इनका उत्तर लिखना है, इसके लिए आपको चार्टिस्ट आंदोलन की पूरी एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। क्लियर। तो पूरी स्टोरी क्या है हम उसे देख लेते हैं। तो आपको पता हो कि 19वीं शताब्दी में, या आप कह सकते हो 19वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था के सुधार की बातें शुरू हुई। खासतौर पर हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उनको इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था के सुधारों को नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने संसदीय व्यवस्था के सुधारों को नहीं पढ़ा और आपने अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाए तो आप यकीन मानिए आप मॉडर्न इंडिया को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि 1832 में जब संसदीय सुधार एक्ट आता है तो उसी को देखकर इंडिया में 1833 का संसदीय सुधार अधिनियम आता है। आप देखोगे कि 1861 में जो इंडिया में संसदीय सुधार आता है वही 1867 में कहाँ पे, ब्रिटेन में संसदीय सुधार आता है। और जब आप ब्रिटेन की सिचुएशन को देखोगे उस समय की और इंडिया के नेशनल मूवमेंट को देखोगे तब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फलक है वो विश्व स्तरीय नजर आएगा। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा तो सर फिर क्या इंग्लैंड के संसदीय सुधार को हम नहीं पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है कि आपको हर एक टॉपिक के प्रति अच्छी समझ बनाना, जितने संभव तरीके हो सकते हैं। क्लियर। तो हमने कारण ये है कि कई बार जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, खासतौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री से जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें काफ़ी डेप्थ में पढ़नी पड़ती हैं। क्लियर। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वहीं से इन सारे पॉइंट्स को निकालें और आपके अंदर एक स्टोरी के रूप में बेहतर समझ स्थापित करें। क्लियर। चलिए फिर आप देखिए कि जब 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार हो रहे थे तो उस समय क्या था कि 1832 का एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में हुआ क्या था कि जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मतलब किसी निर्वाचन क्षेत्र को छोटा किया गया, किसी को बड़ा किया गया, किसी को बिल्कुल छोटा किया गया। अर्थात जो वहाँ का परिसीमन था वो काफ़ी विषम था। क्लियर। और काफ़ी वहाँ पे उसके पहले असंगतियाँ विद्यमान थी। तो इन सबको कैसे दूर किया जाए। क्लियर। और साथ ही कैसे इनमें मतदाताओं की संख्या की वृद्धि की जाए, तो उन सब चीज़ों से संबंधित सुधारों की बात की गई किसमें, 1832 के अधिनियम में। लेकिन जब ये सारी बातें की गई 1832 के अधिनियम में तो इसे ही कहा जाने लगा क्या, मैग्ना कार्टा। आप हमेशा सुनते हो ना कि मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे अधिकार दिए गए थे जो लोगों को जरूरी थे। क्लियर। लेकिन इन अधिकारों ने क्या सभी वर्गों को उनके अधिकारों से संपन्न कर दिया था? तो बिल्कुल भी नहीं। इसने क्या किया, इसने ना तो मध्यम वर्ग को ज़्यादा अधिकार दिए, ना ही मजदूरों को अधिकार दिए और ना ही निम्न वर्ग को अधिकार दिए। केवल एक सीमित सी जनसंख्या को मताधिकार से संपन्न कर दिया। अर्थात वयस्क मताधिकार का जो प्रोविजन था वो किसी को नहीं दिया। क्लियर। जब ऐसी चीज़ें हुई तो जो लोग थे उस समय जनता का जो बहुसंख्यक हिस्सा होता था वो वास्तव में मजदूर वर्ग का होता था और निम्न वर्ग का होता था। और जब उन्हीं को शासन में नहीं शामिल किया गया तो उनको लगा कि ये हमारे साथ एक तरीके का भेदभाव है। भेदभाव क्यों? भेदभाव इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। इंग्लैंड में नगरीकरण हमारे कारण प्रमोट हुआ और इन लोगों ने हमारे ही अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे ही लिए जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, शिक्षा की, आवास की, स्वास्थ्य की, इनके संबंध में नियम कानून बनाने का अधिकार हमें नहीं दिया। अर्थात पूंजीपतियों ने अपनी समृद्धि के चक्कर में या अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे जीवन को निरीह बना दिया। क्लियर। तो अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है, अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें संसद में वोटिंग का राइट होना चाहिए। और इस वोटिंग की राइट को लेकर कई सारे लोग
एकत्र हुए और इनको एकत्र कराने में, इन समाज के धड़े को एकत्र कराने में उस समय के आरंभिक समाजवादी विचारकों का भी योगदान था। आप जब मार्क्सवाद पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मार्क्स के पहले कई सारे ऐसे सामाजिक विचारक थे जो उभर कर आए थे, जिन्हें मार्क्स ने बाद में चलकर क्या संज्ञा दी थी, यूटोपियन की। क्लियर। तो उन समाजवादी विचारकों ने इन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न की, अर्थात एक जिज्ञासा उत्पन्न की, आंदोलन की। वो सामाजिक विचारक जैसे आप देखोगे फियरगस, आप देखोगे रॉबर्ट ओवेन, आप देखोगे टॉमस एडवुड, ये कई सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों से मजदूरों को एक आंदोलन के रूप में संगठित किया। क्लियर। अब जब मजदूर संगठित हो गए तो उन्होंने क्या सोचा कि हम अपनी मांगे लेकर जाएं, किसके पास, संसद के पास। तो उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप को नाम दिया जाता है चार्टर। क्लियर। उस प्रारूप में इन्होंने 6 मांगे रखी। क्लियर। अब इन्होंने जो 6 मांगे रखी, उन 6 मांगों में से 4 मांगे तो थी राजनीतिक। क्लियर। और जो 2 मांगे थी वो मांगे कौन थी सामाजिक। क्लियर। माना यह जाता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि ये जो चार्टिस्ट आंदोलन था ये सामाजिक के साथ साथ इसमें राजनीतिक बीज भी निहित थे। क्लियर। अब जब 2 मांगे जो इनकी थी राजनीतिक, सॉरी सामाजिक, वो कौन सी थी, वयस्क मताधिकार, और दूसरा कौन सा था, संपत्ति के अधिकार का निर्जन, अर्थात संपत्ति के अधिकार की समाप्ति की जाए। जो संपत्ति की शर्त लगाई जाती है कि वही पर्सन हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा जिसके पास एक निश्चित सीमा में संपत्ति है, तो उसे समाप्त किया जाए। क्लियर। इसके बाद इनकी जो 4 ये वाली मांगे थी वो थी कि संसद का प्रतिवर्ष चुनाव हो, जो मतदान हो वो गुप्त हो, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र का जो स्वरूप है वो समान हो। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 10 लाख जनसंख्या में एक पर्सन आएगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पूरे भारत के क्षेत्रों में इक्वल है। क्लियर। तो वही चीज़ की यहाँ पे बात की गई। और अंतिम जो इसमें बात की गई वो क्या, कि संसद के जो सदस्य हैं उनको वेतन भी दिया जाए। तो ये 4 ये हो गई, 2 ये मांगे हो गई। लेकिन ये लोग जब 1838 में इंग्लैंड में जब मेलबर्न नाम का मंत्रिमंडल सत्ता में आया तो उसके सामने ये लोग लेकर गए। क्लियर। और जब लेकर गए तो इसे लेकर जाने वाले लोगों को चार्टिस्ट कहा गया, और जो प्रारूप था, जो पत्र था, उसे चार्टिस्ट आंदोलन, उसे चार्टर कहा गया। ठीक। अब चार्टिस्ट और चार्टर लेकर गए। क्लियर। इन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब ये हमारी मांगे हैं, आप इसे मान लीजिए। क्लियर। लेकिन उन लोगों ने इनकी मांगों को नहीं माना, और जब नहीं माना तो यही आगे चलकर चार्टर को लेकर इन चार्टिस्टों ने जो आंदोलन शुरू किया उसे ही कहा गया चार्टिस्ट आंदोलन। इसके जो नेता थे वो कई थे, टॉमस एडवुड भी थे, हमने अभी बताया, फेयरगस भी थे क्योंकि ये सारे सामाजिक रिफॉर्मर थे, विलियम लोबेट भी थे। क्लियर। और ओकेनार भी थे। तो ये सारे 4 लोगों ने मिलकर लीडरशिप का अपना प्रमोशन किया और संसद के समक्ष अपनी मांगे मनवाने के लिए पहुंच गए। लेकिन संसद ने इनकी मांगे नहीं मानी। क्लियर। हुआ क्या कि जब ये मांगे लेकर गए थे तो ऐसे नहीं चले गए थे मांगे लेकर, इन्होंने 1839 में लगभग 12.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर से युक्त याचिका ली थी कि ये इसको हम लेकर जाएंगे तो कम से कम सरकार को लगेगा तो कि हाँ काफ़ी बड़ा तबका ऐसी मांगे कर रहा है। लेकिन सरकार ने इनकी बात को नहीं सुना। जब नहीं सुना तो कई जगह पे विद्रोह हुआ, कई जगह उपद्रव हुए। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की जिससे चार्टिस्ट जो आंदोलन था इसका दमन हो गया। समझना, इसका दमन हो गया। अब जब दमन हो गया तो चार्टिस्टों ने फिर सोचा कि एक हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। उन्होंने किया क्या कि 1840 में चार्टिस्ट संघ की स्थापना की। क्लियर। और जब चार्टिस्ट संघ की स्थापना कर ली तो 1842 में अब की बार 12.5 लाख नहीं, अब की बार 30 लाख लोगों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र लेकर गए। लेकिन संसद तो अपनी मर्जी में थी, वो बोली हम आपका ये पत्र नहीं स्वीकार करेंगे। अब चार्टिस्टों को फिर गुस्सा आई, उन्होंने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया, जगह जगह पे उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी और इस संदर्भ में कई सारे चार्टिस्टों को जेल में डाल दिया गया
और फिर से एक बार आंदोलन का दमन कर दिया गया। लेकिन चार्टिस्ट जिद्दी सो जिद्दी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, 2 बार आपने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। तीसरी बार हुआ क्या, 1848 में फ्रांस की फिर से एक बार क्रांति हुई। उससे इनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, अर्थात प्रेरणा मिली। जब इनको उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली तो इन्होंने सोचा ना अब की बार 12.5 लाख, ना 30 लाख, एक काम करते हैं 50 लाख लोगों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र लेकर संसद के पास जाएंगे और संसद हमारी बात मानेगी। लेकिन जब ये लोग 50 लाख पत्र से युक्त संसद के सामने प्रस्तुत हुए तो जांच जब की गई उन हस्ताक्षर की तो पता चला कि अधिकांश जो हस्ताक्षर थे वो फर्जी थे। और इसी फर्जी हस्ताक्षर का फ़ायदा उठा लिया संसद ने। इनकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हास्य के पात्र बनाए गए, इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया। तो ये लोग अपने आप आत्मग्लानि का शिकार हुए, और जब आत्मग्लानि का शिकार हो गए तो स्वतः ही ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। समझ गए कि संसद ने किस तरीके से इनको टाइम बाय टाइम पेंडिंग करके स्वतः ही आंदोलन को समाप्त कर दिया। क्लियर। अब क्या हुआ, जब ये आंदोलन समाप्त हो गया तो हमेशा देखिए, आप जब भी एंशियंट से लगा के मेडवल से लगा के मॉडर्न इंडिया या वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहाँ पे एक चीज़ ये हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि कोई भी आंदोलन जिस उद्देश्य से शुरू होता है वो उस उद्देश्य को उस समय तो नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए कई सारे उद्देश्यों का समावेश जरूर कर देता है। तो इसी चीज़ को लेकर इसमें कई सारे हिस्टोरियंस के मध्य डिबेट शुरू हुई। क्या चार्टिस्ट आंदोलन पूरी तरह से असफल हो गया, क्या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? तो इसको लेकर जब हम पढ़ते हैं तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिरकार चार्टिस्ट आंदोलन असफल हुआ ही क्यों था, उसके कारण कौन से थे। तो आप देखोगे पहला कारण उसका था कि योग्य और अनुभवी नेता ही नहीं मिले। 4 वो नेता थे, फियरगस को देख लो, ओकोरोन को देख लो, लुगाटो को देख लो, और आप इसको टॉमस एडवुड को देख लो। तो ये लोग उतने योग्य नहीं थे जितना योग्य होना चाहिए। दूसरी चीज़, इनके अंदर वो संप्रेषण शक्ति नहीं थी, वो कम्युनिकेशन नहीं था जिससे ये आम जनजीवन के लोगों को समझा सकें। जैसे आप गांधी को देखोगे, उन्होंने आम जनजीवन को कैसे जोड़ लिया था। क्लियर। जबकि कांग्रेस उससे पहले भी थी, लेकिन गांधी ने अपनी बातों को काफ़ी अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत कर उन्हें परसुएट कर लिया था। तीसरी बात इनमें क्या कमी थी कि नेताओं ने जो ज़्यादातर मांगे समझी थी मजदूरों की, वो समझी थी कि इनकी मांगे राजनीतिक हैं, जबकि वास्तव में उनकी मांगे सामाजिक और आर्थिक थी। सरकार ने देखा आपकी मांगे सामाजिक आर्थिक हैं तो सरकार ने सामाजिक आर्थिक मांगों को पूरा कर दिया, और जब सामाजिक आर्थिक मांगों को पूरा कर दिया तो मजदूर अपने आप अलग हो गए कि यार मेरी मांगे तो हो गई, राजनीति से हमें क्या मतलब। और जबकि आंदोलन हुआ किससे था, राजनीति से। क्लियर। चौथी जो बात थी वो ये थी कि आंदोलन ने जब अपना हिंसात्मक रवैया अपना लिया तो सरकार को एक मौका मिल गया, इसलिए सरकार ने इसका दमन कर दिया हर संभव तरीके से। पांचवी जो बात थी कि चार्टिस्टों ने जो डिमांड की थी वो ऐसी डिमांड थी जो आगे आने वाले समय से काफ़ी आगे थी, अर्थात जो वर्तमान चल रहा था उससे काफ़ी आगे की मांगे वो उस समय कर रहे थे। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति अपने देश के प्रधानमंत्री से ये कहे कि साहब बुलेट ट्रेन में हमारा किराया फ्री कर दो, तो कैसे हो सकता है। अभी बुलेट ट्रेन आई भी नहीं है, इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है, और आप किराया फ्री की बात कर रहे हो। क्लियर। होगी, हो सकता है 100 साल बाद, 150 साल बाद वो चीज़ें फ्री हो जाएं, बट अभी नहीं। क्लियर। तो वही इनकी भी थी कि सबको वयस्क मताधिकार दे दो। सबको कैसे दिया जा सकता था, पूरे विश्व में जिस ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, स्वयं अमेरिका ने भी अभी तक वयस्क मताधिकार नहीं दिया, फ्रांस ने भी अभी तक वयस्क मताधिकार नहीं दिया, तो तुमको कैसे मिल सकता था। क्लियर। फिर अंतिम बात आती है कि आंदोलन में कई सारे अनैतिक व बेईमानी से युक्त विषय शामिल हो गए, या आप कह सकते हो कि उनसे बेईमानी और अनैतिकता के जो कॉन्सेप्ट था वो घर कर गया। जैसे आपने देखा होगा कि 50,000 जो हस्ताक्षर गए वो फर्जी हो गए, जिससे ये हास्यास्पद का शिकार हो गए। क्लियर।
अब जब इतनी बातें हम देखते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या इसका कोई महत्व नहीं था? तो महत्व रहा। आगे चलकर इसने न केवल ब्रिटेन को एक आधुनिकीकरण की ओर मोड़ा, बल्कि कई सारे एक्ट के माध्यम से इन सारे विषयों को शामिल कर लिया गया। जैसे आप देखोगे कि 1832 में इस एक्ट का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो था कौन सा? टोरी दल। ठीक है, उसने ये कहा कि आगे चलकर हम मताधिकार का विस्तार करेंगे। अब आपके मन में आया होगा, सर ये टोरी दल का क्या मतलब? हुआ क्या था कि चार्ल्स द्वितीय के टाइम पे लगभग सेवन आप कह सकते हो 1678 के टाइम पीरियड पे, लगभग 17वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में संसदीय रिफॉर्म हो रहे थे तो संसद में दलीय व्यवस्था की स्थिति उभर कर आई। तो दो दल निकले, एक दल था विक्स, दूसरा था टोरी। क्लियर? तो इस जो टोरी दल और विक्स दल था, इन्हीं को आप आज चलकर देखते हो कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। क्लियर? तो हम वहाँ पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, अभी यहाँ ज़रूरत है नहीं। क्लियर? तो हुआ क्या, इन लोगों ने समर्थन किया वयस्क मताधिकार का। जब इन्होंने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया तो 1867 और 1884 में सरकार ने धीरे धीरे करके मताधिकार की जो संख्या थी उसे बढ़ा दिया और 1990 के आसपास आकर मताधिकार को वयस्क मताधिकार में चेंज कर दिया। क्लियर? तो एक तरीके से हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मांगे मान ली गई थी। फिर आता है कि इस आंदोलन ने जो लोकतंत्र की कमजोरियां थीं उनकी ओर ध्यान दिलाया और लोगों को ये बताया कि इन कमियों को दूर किया जाए, तभी हम ब्रिटेन को एक डेवलप कंट्री बना सकते हैं। क्लियर? गुप्त मतदान को आगे चलकर स्वीकार कर लिया गया, संसद सदस्यों के वेतन की बात को भी माना गया और अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे ऐसे सुधार ब्रिटेन में हुए, जैसे कारखाना अधिनियम आया, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम आया और साथ ही खान का जो अधिनियम, जो माइंस का अधिनियम था वो आया कि कैसे हम मजदूरों के रिफॉर्म को श्योर कर सकें। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी और इसने एक काम और किया, वो था साहित्य का सृजन किया और उस साहित्य में सामाजिक समस्याओं को केंद्रित किया। जैसे आप एक साहित्य देखोगे, मेरी बाटन नाम का एक साहित्य है, उपन्यास है बेसिकली, ये लिखा गया था श्रीमती गेस्किल के द्वारा। तो उन्होंने इसमें बताया कि कैसे मजदूर अपनी जीवन यापन करते हैं। उसी समय एक कविता चली थी सॉन्ग ऑफ द शर्ट नाम की, थॉमस हुड की। उन्होंने उस कविता में बताया कि वास्तव में मजदूरों का और निम्न वर्ग के लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है। तो इससे क्या हुआ कि साहित्यिक प्रवृत्तियों ने आगे बढ़ चढ़कर इंग्लैंड में रिफॉर्म को इंश्योर किया। अर्थात हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि ये बात ठीक है कि चार्टिस्ट आंदोलन अपने उस समय के उद्देश्यों में असफल हो गया, लेकिन भविष्य में आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने में वो सफल रहा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने चार्टिस्ट आंदोलन पूरा पढ़ लिया। अब किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, इससे संबंधित 4 से 5 प्रश्नों का आपको उत्तर भी मिला होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।